बूढ़ी माँ की बेबसी। नमस्कार दोस्तों, सानिया भुआसी स्टोरी के चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है सब बेटी बहू ने बूढ़ी माँ को रोटी के एक एक टुकड़े को तरसाया तो माँ ने किया कुछ ऐसा। रुक्मणी जी अपने घर में बने हुए स्टोर रूम में टूटी सी खाट में निढाल सी अवस्था में पड़ी हुई थी। उनको उनकी ही बहू ने स्टोर रूम में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया था और सुबह से कुछ खाने को नहीं दिया था। थोड़ी देर बाद जब उनकी बहू ने दरवाजा खोला तो रुक्मणी जी अपनी बहू के हाथ जोड़कर बोली, बहू, इस पापी पेट में बहुत तेज भूख लग रही है। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ नहीं तो रात की बची हुई रोटियां ही दे दो। पता नहीं बहू को कैसे अपनी बूढ़ी सास पर तरस आ गया और रात की बची हुई बासी रोटी और रात की बची हुई थोड़ी सी सूखी सब्जी प्लास्टिक की एक प्लेट में पटकते हुए बोली, ये बुढ़िया ठूंस ले, पूरे दिन बस खाट पे परी परी खाने को मांगती रहती है। जैसे रुक्मणी जी उस थाली को हाथ में उठाती है तो देखती थाली में 2 रोटी और रात की सूखी सब्जी थी। तभी रुक्मणी जी अपनी बहू से बड़ी ही डरी सहमी आवाज में बोली, बहू, तू तो जानती ही है मेरे हाथ से सूखी रोटी चबाई नहीं जाएगी। अगर हो सके तो थोड़ी सी पतली सब्जी दे दी तो उसमें डुबो कर आराम से खा लेती। बूढ़ी सास का इतना सा कहना था कि बहू चिल्ला कर बोली, बुढ़िया, मैं क्या तेरी कोई नौकरानी हूँ? एक तो दिन भर काम करते करते मैं थक जाती हूँ और तुझे क्या लगता है अब मैं तेरे लिए पकवान बनाऊँ? अगर खाना है तो खा, वरना मर जा कहीं जाकर। और उनकी बहू उनको खाट पर धक्का देते हुए अपनी कमरे में चली जाती है। रुक्मणी जी की आंखों से आंसू झरने की तरह बह निकले। चुपचाप पास में रखे हुए पानी के लोटे को उठाती है और दोनों रोटियों को पानी में भिगो देती है और सब रोटी अच्छी तरह से भीग जाती है तो रुक्मणी जी रोटी आराम से खा लेती है। खाना खाकर रुक्मणी जी ईश्वर का धन्यवाद करती और खाट पे लेट जाती है और भी यादों में खो जाती हैं। रुक्मणी जी और शंभुनाथ जी छोटी सी दुनिया थी। उनके परिवार में उनके माता पिता और एक बेटा और एक बेटी थी। उनकी जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। कुछ समय बाद एक कार एक्सीडेंट में शंभुनाथ जी के माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब उनके घर में उनकी बीवी और बेटा और एक बेटी ही थे। वक्त के साथ साथ जिंदगी यूं ही गुजरती जा रही थी। धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई, इसकी शादी उन्होंने अच्छी जगह कर दी। वैसे रुक्मणी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी करने के लिए लड़की की तलाश करने लगे। कुछ समय बाद उनकी तलाश पूरी हुई। उन्हें एक सुशील पढ़ी लिखी सुंदर लड़की मिली। उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बहू के आते ही उनकी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। उम्र के साथ साथ रुक्मणी जी से अब घर के काम नहीं होते थे, इसलिए वो अब काम नहीं कर पाती थी। वो अपनी बहू पर ही निर्भर हो गई थी। एक दिन रुक्मणी जी और शंभुनाथ जी अपने कमरे में बेड पर बैठे बहू के चाय नाश्ते लाने का इंतजार कर रही थी। सुबह के 9 बज चुके थे, लेकिन अभी तक बहू ने उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया था। अभी रुक्मणी जी अपने कमरे में बैठी अपनी बहू को बहुत देर से आवाज़ लगा रही थी, बहू, रचना, नाश्ता बन गया क्या? अगर बन गया तो मुझे और अपने बाबूजी को भी थोड़ा सा दे दो, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। रात को भी ढंग से खाना न खाने की वजह से सुबह से ही जी मचल रहा है। बहू, भूख के मारे मुझे तो चक्कर भी आ रही है, जल्दी से जो भी नाश्ता बना हो खाने को दे दो। बहू आती है 4 ब्रेड और 2 कप चाय लाकर सास ससुर के आगे रख देती है। ब्रेड देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ब्रेड एकदम सूखी हुई थी और बासी लग रही थी। लेकिन अब कर भी क्या सकते, उन्होंने वही ब्रेड डुबोकर खा ली। रुक्मणी जी को आंखों में कम दिखाई देता था, क्योंकि उन्हें मोतियाबिंद हो गया था। ऑपरेशन की ज़रूरत थी, लेकिन बेटा बहू अपनी माँ पर 1 रुपया भी खर्च करना नहीं चाहते थे, तो ऑपरेशन तो दूर की बात थी। अब सुबह से दोपहर हो गई, अब खाने का वक्त आया। तब रुक्मणी जी ने अपनी बहू से को आवाज़ लगाई और कहा, बहू, आज खाने में क्या बनाया है? तब बहू आई और बोली, आज मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। तब रुक्मणी जी बोली कि तुमने दाल चावल रोटी सब्जी नहीं बनाई। बहू, तुम्हें तो पता है मेरे दांत में दर्द है, मुझसे पराठे नहीं खाए जाएंगे और तुम्हारे पिताजी का तो वैसे भी पेट खराब रहता है और सुबह ब्रेड चाय पीने की वजह से उन्हें बहुत जलन हो रही है। अगर तुम उनके लिए दलिया बना देती तो उन्हें खाकर उन्हें थोड़ा अच्छा
आराम मिल जाता। मैं तो कुछ भी नहीं खा लूँगी। तब बहू ने कहा, क्या तुम लोगों की बावर्ची हो जो तुम्हारे लिए दिन भर खाना बनाती रहूं? जो बनाए हैं चुपचाप खा लो, नहीं तो भूखी रहो। आज सोहन भी टिफिन में पराठे लेकर गया है और आपका बेटा भी टिफिन में पराठे और दही लेकर गए हैं। जब देखो तब नखरे दिखाते रहते हैं, या नहीं खाना, वो नहीं खाना, जो मिल रहा है उसे चुपचाप खा लो, वरना यह भी ले जाओ। और बाहर एक कुत्ते भौंकने की आवाज़ सुन रहे हो ना, अगर उन्हें खिला दूंगी तो बेचारे बहुत अच्छे से खाएंगे, फिर परे रहना दोनों भूखे बेचारे। रुक्मणी जी और शंभुनाथ जी मन मार कर भी पराठे खाने लगते हैं। जब शाम हुई तब बेटा ऑफिस से घर आया। उन्होंने कमरे में अपने बेटे की आवाज़ सुनाई दी तो रुक्मणी जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा बहू से कह दो सुबह दलिया नहीं बनाए तो कम से कम शाम को ही बना दे, हमारे पिताजी को थोड़ा आराम मिल जाएगा। अगर वो दलिया नहीं बनाना चाहती तो एक गिलास दूध ही दे दे, उसे पीकर तुम्हारे पिताजी सो जाएंगे तो बहुत सुबह तक उनका पेट सही हो जाएगा। तो उनका बेटा विजय अपने पिताजी पर थोड़ी दया दिखाते हुए रसोई में जाता है और दूध को एक गिलास में डालकर लाता है। तभी उनकी पत्नी रचना वहां आती है, गर्म दूध करके ले जा रही है। वो दूध का गिलास अपने पति के हाथों से छीन लेती है और कहती, आप उस बूढ़े को इतना काढ़ा दूध पिलाओगी तो कल को उसका पेट खराब हो जाएगा। इस उम्र में हल्का खाना ही अच्छा रहता है, अगर कहीं बीमार पड़ गए तो फिर हमें अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे और डॉक्टर अच्छा खासा बिल बनाएगा। बुढ़ापे में ज़्यादा खा लेते हैं, उन्हें तो अपनी तबीयत का ज़रा भी ख्याल नहीं। अगर तुम उनके प्यार में आकर उन्हें ज़्यादा खाना दोगे तो कल को उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी, फिर देखना हमको ही पड़ेगा भारी। तभी रचना दूध का गिलास अपने हाथ में लेकर उसमें से आधा दूध निकाल देती है और उस एक गिलास में थोड़ा सा दूध रहने देती है और एक कप पानी मिला कर दे देती है और कहती है, यह दूध ले जाओ उस बुढ़े के पास। पानी मिला हुआ दूध पीने से उसका पेट सही रहेगा, इतना गाढ़ा दूध तुम्हारे पिताजी पचा नहीं पाएंगे। विजय पानी मिला हुआ दूध का गिलास अपने पिता के सामने ले जाकर देता है। उसकी माँ देखती है पानी जैसा दूध उसका बेटा लेकर आया है। उस दूध को देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पति को वो दूध पीने को कहती है। शंभुनाथ जी दूध को पीकर सो जाते हैं। तब सुबह हुई, उनका 8 साल का पोता इधर ही आंगन में अपनी वीडियो गेम के साथ खेल रहा था और अपने हाथ में पकौड़ा लिए खा रहा था। तब उनके पोते ने जबरदस्ती अपनी दादी को एक पकौड़ा देते हुए कहता, दादी क्या पकौड़ा खाओ, यह खाने में बहुत ही टेस्टी है, मेरे तो फेवरेट है पकौड़े, आपको भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। रुक्मणी से अपने पोते को यह कहते हुए मना कर देती है, बेटा मैं ये नहीं खा सकती, इससे मेरे पेट में गैस बनने लगती है, तुम खा लो। लेकिन जब उनके पोते ने जिद करने लग जाता है तो रुक्मणी से एक पकौड़ा अपने मुंह में डाल लेती है। उस पकौड़े का स्वाद ऐसे ले रही थी जैसे वर्षों के बाद कुछ अच्छा खाने को मिला हो। इतने दिनों से उनके मुंह का स्वाद जो बिगड़ा हुआ था, लेकिन उन्हें दुख हो रहा था कि उनके पति को वो स्वाद नसीब नहीं हो रहा है। लेकिन उनका पोता अपनी दादी के मन की बात को समझ गया। वो तुरंत अपने दादाजी के पास गया और चुपके से एक पकौड़ा अपने दादाजी को देते हुए बोला, दादाजी आप यह पकौड़ा फटाफट खा लीजिए वरना मम्मी आ जाएगी, बहुत डांट लगाएंगे। शंभुनाथ जी अपने पोते की बात मानकर एक पकौड़ा उठा लेते हैं और खा लेते हैं। उन्हें भी बहुत आनंद आ रहा था और उनका पोता तुरंत वहाँ से चला जाता है। एक दिन की बात थी जब शंभुनाथ जी रात को खाना खाकर लेटे थे और बेटा बहू भी अपने कमरे में जाकर लेट चुके थे। तब रात में शंभुनाथ जी के सीने में दर्द होने लगा, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। रुक्मणी जी तुरंत अपने बेटे के कमरे की तरफ दौड़ती हुई गई कि बेटा देखो तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया है। लेकिन बेटा और बहू ने यह कहकर मना कर दिया कि मुझे सोने नहीं देती हो, जो भी होगा सुबह देखा जाएगा। रुक्मणी जी अपने कमरे में आकर शंभुनाथ जी को बेबस नजरों से निहारती रह गई, पर तुरंत इलाज न मिलने के कारण शंभुनाथ जी की उसी रात मौत हो गई। रुक्मणी जी की जिंदगी में बिल्कुल अंधेरा हो गया था। एक शंभुनाथ ही थे जिससे वो अपनी मन की बात कर लिया करती थी। दिन बीतते गए, उनकी बहू दिन पर दिन
अपनी सास रुक्मणी जी के साथ गलत व्यवहार करती थी। अब तो उन्हें ढंग से खाना भी नहीं देती थी, उन्हें अक्सर बासी खाना ही देती थी, जिसके कारण उनका पेट खराब हो जाता था। इस पे भी उनकी बहू कहती थी, कितनी बार कहा है कम खाया करो, इसी वजह से तुम्हारा पेट खराब हो गया है। अब इनको दवाई दिलाओ, दवाई का खर्चा बढ़ा देती है। बहू के मुंह से खरी खोटी बातें सुनकर रुक्मणी जी बहुत दुखी हो जाती है और अपने मन में सोचती है, एक तो लाचार बुढ़ापा, दूसरा पति को मरे कुछ महीने ही बीते हैं, ऊपर से बहू के ताने, सब देखो किसी न किसी बात पर मेरे ऊपर बरस पड़ती है। हे भगवान, क्या करूँ, इस नरक भरी जिंदगी से तो मुझे अपने पास ही बुला लेते तो अच्छा होता। यह जिंदगी भी कोई जिंदगी है, एक तो बुढ़ापे में भूख बहुत लगती है, ऊपर से बहू खाने के लिए कुछ देती भी नहीं है। मेरी जिंदगी तो पूरी की पूरी नरक जैसी हो गई है, एक तो भूखे रहो, ऊपर से बहू की चार बातें भी सहो। और मेरे बेटे की बहू के आगे एक नहीं चलती, वो तो खुद ही अपने बीवी से डरता फिरता है। तो मेरे लिए क्या बोलेगा। जब विजय पैदा हुआ था तो उसके पापा कितने खुश थे, हमेशा कहते थे, देखना रुक्मणी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी सेवा करेगा। मैं भी उनकी बातों को सुनकर हमेशा खुश हो जाती थी, चलो बेटा है तो बुढ़ापा अच्छे से गुजरेगा। फिर जब विजय बड़ा हो जाएगा और बहू घर में आए जाएगी, मेरी सेवा करेगी, बहू आया जाएगी तो वो भी घर गृहस्थी का काम संभाल लेगी। लेकिन हमारे खुशहाल गृहस्थी को पता नहीं किसकी नज़र लग गई। उन्हें क्या पता था उनकी बहू उन्हें एक एक दाने के लिए तरसा देगी, रोटी के एक एक टुकड़े को उन्हें तरसना पड़ेगा। अब उनका बेटा तो जैसे पूरा ही बदल गया। मेरा बेटा न होकर बस अपनी पत्नी का पति बनकर ही रह गया, जैसे पूरा का पूरा जोरू का गुलाम बन चुका था। उसे अपनी माँ के प्रति जरा से भी दया नहीं आती थी, उसे अपनी माँ के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं था। उसकी पत्नी जो जो कहा देती वो वही सुनता और वही करता। उसका अपना दिमाग तो जैसे काम करना ही बंद हो गया था, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी की ही सुनता था और उसके ही इशारों पे नाचता था। फिर वो बहू चाहे सही बोले या गलत, पलट कर कभी भी एक बार नहीं कहता कि तुम मेरी माँ से ऐसे क्यों बात कर रही हो, तुम मेरी माँ के संग ऐसा कैसे कर सकती हो। अरे मैं जानता हूँ मेरी माँ कैसी है, मैं बचपन से ही जानता हूँ मेरी माँ बहुत अच्छी है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता था। अब तो यह हालत हो गई थी कि धीरे धीरे बहू ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया था। खेती बाड़ी और पति की पेंशन से जो भी पैसा आता था वो भी अपने पास ही रखती थी, मुझे दवाइयों के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं देती थी। अब मेरे पास ना तो दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे होते थे और ना ही अपनी ज़रूरत का कोई भी सामान खरीदने के लिए। मेरी कमर में हमेशा बहुत दर्द रहता था, जिसके लिए डॉक्टर ने बताया था कि इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, वरना धीरे धीरे आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। और बहू अपनी मनमानी ही चलाती थी, रुक्मणी जी को इलाज के लिए पैसे भी नहीं देती थी, जिसके कारण दिन प्रतिदिन उनका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। रचना को तो यही लगता था कि वो अपनी सास के साथ चाहे जैसा व्यवहार करे वो उसका क्या बिगाड़ लेगी। धीरे धीरे करके उसने उन्हें बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया और मेरा बेटा चुपचाप बहू की करतूत तो देखता रहता था और कुछ भी नहीं कहता। लेकिन सबके सामने जो बहू ऐसे जताते थे जैसे मेरा कितना ख्याल रखती हो, उसको मेरी बहुत चिंता है। एक बार मेरे मायके से मेरे भैया और भाभी आए थे तो मेरी बहू ने तो ऐसे स्वागत सत्कार किया जैसे उससे बढ़कर तो इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। अपनी सास से बढ़कर उसको कोई पूजने ना हो। सासू माँ यह खा लो, सासू माँ वो खा लो, सुबह से लेकर शाम तक दिखावा ही दिखावा करती रहती थी, जिससे सबको यह लगने लगा कि वह मेरी बहू बहुत कदर करती है। मेरी फटी हुई साड़ी को उसने अपने पास रख लिया और कहा, मम्मी जी आप मेरी साड़ी पहन लीजिए, आप पर बहुत ही अच्छी लगेगी। मुझे अपनी साड़ी पहना देती थी। मुझे लगा कि मेरी बहू ने सच में मुझे साड़ी दे दी है, लेकिन मुझे क्या पता था बहू तो मेरी मायके वालों के सामने यह सब दिखावा कर रहे थे कि वह मुझे कितने अच्छे से पहनाकर और खिलाकर रखते हैं। मेरी भाभी एक दिन मेरे पास बैठकर बातें कर रही थी, तभी मेरी बहू दिखावे के लिए नीचे ज़मीन पर बैठकर मेरे पैर दबाने लगी, जिससे मेरी भाभी को लगने लगा कि मेरी ननद की तो घर में बहुत सेवा होती है, आपकी बहू आपकी कितनी सेवा करती है दीदी।
अब हमारी तो सारी चिंता ही खत्म हो गई। अरे चिराग लेकर ढूंढोगे तभी आपको ऐसी बहू नहीं मिलती जो अपनी सास की इतना सेवा करती है, जो आपके खाने पीने से लेकर आपके पहनने ओढ़ने तक का इतना ध्यान रखती है। दीदी आपकी बहू तो सच में पूरी की पूरी अन्नपूर्णा है। लेकिन मेरी भाभी को क्या पता था कि मेरी बहू सिर्फ उनकी आगे दिखावा कर रही है। वो तो मुझे एक एक पैसे के लिए भी तरसा देती है, अरे एक एक रोटी के लिए भी तरसा देती है। रूपमणि जी के भैया और भाभी उनके खाने के लिए कुछ फल फ्रूट और मेवा लेकर आए थे कि अरे मेरी बहन के खाने पीने के लिए हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही रूपमणि जी के भैया और भाभी चले गए, उन्हें उनकी बहू आकर के फल फ्रूट और मेवा उठाकर अपने कमरे में ले जाती है और कहती है कि तुम्हें इन्हें फल खाने की क्या ज़रूरत है। अरे फल खाकर कौन सा तुम ज़्यादा जीना चाहती हो, कौन सा तुमको कमाई करनी है। अरे घर में बैठे बैठे बस चारपाई तो तोड़ती रहती हो, जो तो रोटी मिल रही है वही खाती रहो, तुम्हें फल और मेवा की कोई ज़रूरत नहीं। बहू की ऐसी जली कुटी बातें सुनकर रूपमणि जी की आंखों में आंसू बहने लगे। अपनी आंखों के आंसू को अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए सोच रही थी कि बहू कुछ ढंग का खाने को देती नहीं। अगर मेरे मायके वाले कुछ लेकर भी आते हैं तो बहू उठाकर अपने कमरे में ले जाते हैं। बेटे भी से क्या कहूँ, वो तो बिल्कुल ही नहीं सुनता। घर में रूपमणि जी का पोता दिन भर घर में रहकर अपनी माँ और अपनी दादी की बातों को सुनता रहता और देखता रहता कि माँ दादी के साथ किस तरह का व्यवहार कर रही थी। रूपमणि जी का पोता सोहन अब इतना छोटा भी तो नहीं था कि इन सारी बातों को समझ न पाए। अपनी दादी को बहुत प्यार करता था। अपनी दादी को इस तरह से जब भी देखता था उसे बहुत ही दुख होता और तकलीफ होती है। उसको बहुत गुस्सा भी आता है। वो अपनी मम्मी से हमेशा कहता है, मम्मी आप दादी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो, उनकी हमारी तरह अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाने के लिए क्यों नहीं देती हो, उनका भी तो मन करता होगा ना अच्छा खाने का। तभी रचना उसके गाल पे एक जोरदार तमाचा लगाते हुए कहती है, चुप कर दादी के चमचे, ज़्यादा मुझसे जुबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और सुन, तुझे यह उल्टी सीधी पट्टी उस बुढ़िया ने ही सिखाई है ना। बुढ़िया के पास बैठ कर बुढ़िया की जुबान बोलने लग गया है। आज से तेरा उस बुढ़िया के साथ बैठना उठना बिल्कुल बंद कर दूंगी। चल जा अपने कमरे में अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और आइंदा से मुझसे जुबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं, वरना मुझे भी अपने से दूर हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दूंगी। बेचारा सोहन माँ की डांट खाकर अपने कमरे में जाकर चुपचाप पढ़ने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि उसकी मम्मी अपने कमरे में सोई हुई थी। दोपहर का समय था। वो चुपचाप से अपनी दादी के कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी दादी सो रही है क्या जाग रही है, और धीरे से अपनी दादी को हिलाते हुए पूछता, दादी आप सो रही हो क्या। तब तक रूपमणि जी ने कहा, नहीं बेटा, वैसे ऐसी आंखें बंद करके लेटी हुई थी, और उसे अपने पास बैठा लेती है। सोहन अपनी दादी के पास उधर इस चारपाई पे बैठ जाता है और कहता है, दादी आप अपनी आंखें बंद करके हाथ आगे करो और आपके लिए कुछ खाने को लाया हो। तो रूपमणि से बोली, बेटा अगर तेरी माँ ने देख लिया तो तेरी पिटाई कर देगी, इसलिए तू जो भी लाया हो उसे वापस ले जा, मुझे कुछ नहीं खाना है। सोहन बोला, दादी मम्मी अभी अपनी कमरे में सो रही है, मैं आपके लिए खीर लेकर आया हूँ। आज मम्मी ने सुबह खाने में खीर बनाई थी, आपको खीर बहुत पसंद है ना, मैं आपके लिए एक कटोरी छुपा कर लेकर आया हूँ। मैं दरवाजे पर खड़ा हो जाता हूँ, आप जल्दी जल्दी खा लो, वरना मम्मी देख लेंगे तो हम दोनों की खैर नहीं। आज तो रूपमणि जी अपने पोते की ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर उसको कसकर गले लगा लेती है और कहती है, बेटा मैं इस तरह से चोरी छिपे खाना नहीं खा पाऊंगी। अगर तेरी माँ ने देख लिया तो मुझे भी मारेगी और मेरे साथ साथ तुझे भी मारेगी। तुम मुझे मार खाते हुए मैं नहीं देख सकती, इसलिए तू इन सारी चीज़ों को ले जा, मुझे नहीं खानी। सोहन खीर की कटोरी लेकर फिर से किचन में रख देता है, लेकिन वो अपनी दादी के लिए बहुत परेशान रहता है कि ऐसा क्या करे जिससे मम्मी के सामने ही वो अपनी दादी को अच्छी अच्छी चीज़ खिला सके और मम्मी कुछ भी ना कर पाए। एक दिन सोहन की मम्मी उसके घर आती है और क्योंकि आज सोहन का जन्मदिन था, सोहन के जन्मदिन की तैयारी बहुत ज़ोर से चल रही थी, पर उसकी मम्मी ने अपने मायके वालों को बुलाया था। रचना ने अपने बेटे के जन्मदिन पे बहुत सारी मिठाइयाँ अलग अलग तरह के व्यंजन बनवाए थे।
जन्मदिन की सारी तैयारी धूमधाम से चल रही थी। सब लोग पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। जब केक काटने की बारी आती है तो पूरा परिवार एक साथ खड़ा होता है। सोहन जाता है और कमरे में से अपनी दादी को लेकर आता है। उसकी माँ कहती है दादी की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ सकती, लेकिन सोहन नहीं मानता। वो अपनी दादी के कमरे में जाता है और वो देखता है दादी अकेले कमरे में बैठी हुई है। सोहन अपनी दादी का हाथ पकड़कर अपने जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है। यह देखकर उसकी मम्मी का मुंह बन जाता है। सोहन दादी को अपने पास में ही खड़ा कर लेता है और केक काट कर सबसे पहले अपनी दादी को खिलाता है। और उसकी मम्मी गुस्सा होकर कहती है तुम्हें पता है ना, दादी को मीठा खाने से उसका पेट खराब हो जाता है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? दादी को मीठा नहीं देना है। इतनी बार मना किया है तुमको, दादी को कुछ भी उल्टा सीधा मत खिलाया करो। और रचना गुस्से में अपनी सास रुक्मणी जी का हाथ मरोड़ते हुए उन्हें पार्टी वाली जगह से बाहर ले जाकर उनके कमरे में बैठा देती है और कहती है सोहन अगर तुम्हें लेने भी आए तो भी बाहर मत आना, वरना आज के बाद मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी इस जरूरी जीप के चक्कर में अब मेरा बेटा मुझसे जबान लड़ाने लगा है। चुपचाप यहीं पे बैठी रहना। अभी किचन में जाकर देखती हूँ, कल का कुछ बचा हुआ होगा तो तुझे ला कर देती हूँ। तभी रचना रात की बची हुई रोटी को गुड़ के साथ दे देती है। यह देख कर रुक्मणी जी की आंखों में लगातार आंसू बह जा रहे थे। यही सोच रहे थे कि उनका ही घर उनके ही पति के मेहनत से बनाया है। सब कुछ तो उनके पति का ही है। खेती बाड़ी भी उनके पति ने ही खरीदी थी। सब कुछ मेरे पति का होते हुए भी आज बहू खाने के पीने के लिए तरसा रही है। घर में 56 तरह के व्यंजन बने हैं, फिर भी बासी रोटी ही खिला रही है। यही सोच सोच कर उनकी आंखों में आंसू लगातार बह जा रहे थे। तभी पीछे से सोहन आता है और कहता है मम्मी दादी या बासी रोटी नहीं खाएगी, आज मेरा जन्मदिन है और दादी वही खाएगी जो मेरे जन्मदिन की पार्टी में बना है, वरना मैं भी नहीं खाऊंगा। जो दादी खा रही है और दादी का अगर पेट खराब होता है मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा खाना खाने से दादी का पेट खराब होता है या नहीं। आप हमेशा मुझसे झूठ कहती हो कि दादी का पेट खराब हो जाता है। अगर दादी को खाना खाने को नहीं दोगे तो पेट तो खराब होगा ही ना। अरे इन बासी रोटियों से क्या दादी का पेट भरता है? हम सब वहाँ बैठकर अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे और दादी रात की बची हुई रोटी खाएगी। और यह घर आपसे पहले मेरी दादी का है और यह सब कुछ मेरे दादाजी का है। यह सब कुछ दादा और दादी का ही है, तो उन्हीं को एक एक रोटी को तरसाते हो। वो छोटा बच्चा आज 10 साल का हुआ और उसकी बातों को सुनकर पार्टी में आए सभी उसकी हिम्मत की दाद दे रहे थे। सोहन बोला मम्मी मैं इतना छोटा भी नहीं कि इन सारी चीज़ों को समझ ना सकूं। अगर आप मेरी दादी को ज़्यादा परेशान करोगी तो मैं आपकी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। मैंने देखा है टीवी में जब कोई किसी को ज़्यादा परेशान करता है तो उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। और आप तो मेरी दादी को दिन रात कितना परेशान करती हैं। और हाँ, मैं पढ़ लिख कर एक बार बड़ा हो जाऊँ फिर अपनी दादी को लेकर आप लोगों से बहुत दूर, यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, जहाँ उन्हें कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होगा। उनकी जो मर्जी में आएगी फिर वही करेगी। तभी रचना के मायके वाले भी सोहन के मुँह से ये सारी बातें सुनकर चौंक जाती हैं। जब उन्हें रचना की सच्चाई पता चलती है तो वह अपनी ननद रचना को बहुत खरी खोटी सुनाती हैं। रचना की भाभी कहती है दीदी अगर मैं भी आपकी माँ के संग ऐसा ही करूँ तो आपको कैसा लगेगा? कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है जो अपनी माँ समान सास के साथ इतना गलत व्यवहार करे? आपको तो अपनी सास का सहारा बनना चाहिए। अरे इस छोटे से बच्चे को समझ में आ गया कि उस बूढ़ी औरत की क्या इच्छाएं हैं, लेकिन आप क्यों नहीं समझ पाए कि वो भी एक इंसान है, कोई जानवर नहीं जिन्हें आप रात दिन बची हुई बासी रोटियां खिलाती हैं और यह खाने को देती हैं। अरे जिसकी बदौलत आप इतने ठाठवार से रह रही हो, उन्हीं को इन्हीं के घर में छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसा रही हो। अरे धिक्कार है आप पर। आज आपके छोटे से बेटे ने हम सब की आंखें खोल दी। देखना एक दिन आप बहुत पछताओगे। सोचो कल कोई सोहन जब बड़ा होकर आपके संग ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा?
अपनी भाभी और बेटे की बात सुनकर शर्म से आंखें नीचे झुका लेती है और अपने किए पे बहुत शर्मिंदा होती है। शायद उसे आज समझ में आ चुका था कि अभी तक जो भी कर रही थी वो सब कुछ गलत कर रही थी, और उस जगह पर जब वो खुद को रखती है कि अगर उसके साथ ऐसा होता है तो वो एक दिन भी जीवित नहीं रह पाएगी। रचना उससे माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी भी आपके संग ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। आपको जो भी पसंद होगा वही मैं आपको बना बना कर खाने के लिए दूँगी। मैं खुद अपने हाथों से आपको खिलाऊँगी। बस मुझे एक मौका दे दीजिए अपनी सेवा करने का। आज मेरे बेटे ने मेरी आंखें खोल दी। मेरे बेटे ने तो बड़ा होकर अपनी दादी को, लेकिन मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं तेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। बोलना अपनी दादी को कि मुझे माफ़ कर दे। तेरी दादी तो तेरी हर बात मानती है ना। मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए तेरी दादी की सेवा करने का। तभी रुक्मणी जी रचना को माफ़ कर देती है और कहती है, बेटा अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया क्योंकि मुझे अपने पोते से ज़्यादा कोई प्यारा नहीं। अगर मैं तुझे ये सजा दूंगी तो कहीं ना कहीं मैं अपने पोते को सजा दूंगी। कहते हैं माँ बाप का अच्छे से ध्यान रखो, उनकी खूब सेवा करो क्योंकि माँ बाप का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है। तभी रचना जल्दी से अंदर जाकर रुक्मणी जी की पसंद की खीर लेकर आई, उन्हें खिलाती है। तभी उनका पोता कहता है, दादी खीर खा लो, आपकी पसंद की खीर है, इसे खाने के लिए दांत की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपको बहुत पसंद है ना। तब से रचना अपनी सास की दिल से सेवा करते हैं और अब रुक्मणी जी का बेटा भी अपनी माँ से माफ़ी मांगता और कहता है, माँ हो सके तो मुझे भी माफ़ कर देना, मैंने भी आपके साथ बहुत गलत किया है। रुक्मणी से अपने बेटे को माफ़ करते हुए गले से लगा लेती है। इतने में उनका पोता कहता है, दादी अपने बेटे से ही प्यार करती रहोगी, मुझे नहीं गले लगाओगी। तब रुक्मणी से हंसती है और अपने पोते को गले से लगा लेती है। दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।